हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर। माई सेल्फ विक्रम। आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्स में। इंडिया को एक बहुत ही मेजर विक्ट्री मिली है यूएन में, मतलब यूनाइटेड नेशन में। इंडिया, जो कि एक व्यक्ति है अबुल रहमानी, उनको कई सालों से ट्राई कर रहा था कि उसे एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दे, परंतु हर बार जब भी हम इसे ट्राई कर रहे थे कि उसे हम यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित करें, चाइना उसे हर बार बचा लेता था। परंतु इस बार चाइना ने भी गिव अप किया और फाइनली वो जो अब्दुल रहमानी है, उसे यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया। आप कई सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं कि यूएन लिस्टेड पाक बेस अब्दुल रहमानी माकी एज अ ग्लोबल टेररिस्ट आफ्टर चाइना लिफ्ट्स टेक्निकल होल्ड। मतलब चाइना ने इसे जो बचाने का काम था उसे छोड़ दिया। चाइना ने इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा। भारत और ना जाने कितने देशों ने चाइना में दबाव बनाया कि आपके डबल स्टैंडर्ड है, आप आतंकवादियों को भी पनाह देते हैं, उन्हें बचाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया। इंडिया ने अब से 6 महीने पहले इंडिया और अमेरिका ने ट्राई किया था कि इसे हम एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दें। उस टाइम इसे बचा लिया था चाइना ने। चाइना ने कहा था कि हाँ, आपने जो प्रूफ दिए वो तो सही है, परंतु हमें और भी प्रूफ की आवश्यकता है, हमें थोड़े बहुत और भी प्रूफ चाहिए, तब हम उन्हें यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित करेंगे। जिस समय भारत यूएन में के सिक्योरिटी काउंसिल में ट्राई कर रहा था कि अबुल रहमानी को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे, उस समय भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर था और उस समय उसकी प्रेसिडेंसी भी भारत के पास थी। लेकिन अब जब इसे एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, उस समय भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 जो परमानेंट है, बाकी जो 10 है ये 2 साल के टर्म में आते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, और ये इन 10 में से ही कोई इसकी प्रेसिडेंसी संभालता है। देखिए, अभी करंटली आप कह सकते हैं कि जापान ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली है और जनवरी महीने के लिए जापान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। देखिए, उस समय जब 15 देश थे, 15 देश में आप कह सकते हैं कि 14 देश जो थे वो मानते थे कि नहीं, इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, परंतु बस एक चाइना ही था जो इसके अपोज में था। उसने कहा नहीं, हमें थोड़े और प्रूफ चाहिए था, हमें थोड़े और सबूत चाहिए, तब हम इन्हें एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे। देखिए, बाकी जो 14 देश थे वो इसलिए कन्फर्म थे क्योंकि आप कह सकते हैं कि अबुल रहमानी ब्रदर इन लॉ था लश्कर तैयबा का। आप कह सकते हैं जो 26/11 जो हमला हुआ था भारत में, उस समय भी उस समय भी यह एक्टिव था और उसमें भी इसका कुछ ना कुछ हाथ जरूर था। लेकिन यूएसए तो चाहता था कि इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे। यूएसए तो चाहता था कि 2010 से ही यूएसए चाह रहा है कि इसे हमें ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे। परंतु आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए, 26/11 हुआ था लगभग 2008 में, परंतु देखिए फाइनली 2023 में यह एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुका है। चाइना ने कुछ समय के लिए इसे रोका, परंतु अब वो भी साइड हो चुका है और ये फाइनली ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुका है। देखिए, अब अगर यही 26/11 के हमले की बात करें तो 26/11 हमला हुआ था 2008 में, और आज अभी देख रहे हैं 2023, मतलब समझ सकते हैं अभी कितना समय लग गया। 2023 में कितना समय लग गया इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में। इसमें न जाने कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थे, बट फाइनली यह एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब वही बात आती है कि इसे क्या किस काउंसिल के तहत या सैंक्शन किया गया है। तो इसे किया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 अलकायदा सेक्शन कमेटी के तौर कमेटी ने इस पर सैंक्शन लगाए हैं और इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर। देखिए, तो आप सोचते होंगे कि क्या ये सबसे कुछ फ़ायदा है कि हमें ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ये सबसे इंडिया इंडिया या फिर बाकी वर्ल्ड को कोई क्या फ़ायदा? तो आप कह सकते हैं जनरली ऐसे इसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा है कि यूएन एक फ्रोज़न मैकेनिज़्म बन चुका है 1940 के बाद 5 के बाद से, ना इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ना ही इसके सैंक्शंस में अब कोई प्रभाव रह गया है। तो ये आप कह सकते हैं इसे सैंक्शंस करने से देखिए कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, इससे ग्राउंड लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब तक ना जाने इंडिया ने कितने सारे आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया है, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में ये आराम से बच जाते हैं। तो पैसे के दम पे या फिर आप कह सकते हैं कनेक्शन के दम पे पाकिस्तान में ये आराम से बच जाते हैं। कि अब कई बात करते हैं कि चाइना इससे पीछे क्यों हटा। देखिए, बात है कि इंडिया ने कांस्टेंट प्रेशर डाला चाइना पे, तब ये हटा। देखिए, इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया चाइना को क्योंकि आप हर बार यूएन में टेररिस्ट को ब्लॉक करते हैं, मतलब टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से ब्लॉक करते हैं। इससे आपके डबल स्टैंडर्ड के बारे में पता चलता है। इंडिया ने अभी आप कह सकते हैं कि हमने इन्हें अबुल आर मखानी को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर किया। अभी इसके बाद भी हमें बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे हैं जिन्हें डिक्लेयर किया। क्या होता है कि बस 25% काम हुआ है, अभी 75% और काम बाकी है। अभी आप कह सकते हैं अबुल राव है, साजिद मीर है, आपका साजिद महमूद है, ये सब सारे टेररिस्ट अभी बाकी है जिन्हें हमें ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना है। देखिए, हम तो इंडिया अपने तौर पे सब कुछ कह दे रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड को बता दे रहे हैं कि ये ग्लोबल टेररिस्ट है, ये है, मतलब इंडिया अपनी तरफ से सारे काम कर रहा है। बाकी आप देखिए आगे क्या होता है। देखिए, इंडिया में जो 26/11 का हमला हुआ था, उसमें भी आप कह सकते हैं इसका हाथ था। लेकिन 26/11 के बाद में अब इंडिया आप कह सकते हैं कि उस लेवल का हमला नहीं हुआ है। इसमें मेन वजह है कि हमारी कोस्टल जो सिक्योरिटी है, आप कह सकते हैं मेन नेवी, उन्होंने 250 कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज़ेज़ कंडक्ट की है 26/11 हमले के बाद, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से कोई भी टेररिस्ट थ्रू
आप कह सकते हैं कि सी इंडिया में नहीं आ रहा है, जिसके कारण 26/11 लेवल का कोई भी बड़ा हमला यहाँ पे नहीं हुआ। इंडिया के लिए एक मेजर विक्ट्री है, परंतु हमें अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं ताकि हम इन टेररिस्टों को उनकी सही जगह पहुंचा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।